एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने एसएससी जेईई सीबीटी 2 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको बहुत अच्छे से सॉल्व किया था। उसके क्वेश्चंस को हमने अच्छे से सॉल्व किया था। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर जरूर देखा होगा। अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों से छूट नहीं जाने चाहिए। आज भी हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो एसएससी जेईई सीबीटी के लिए इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस सेशन में होने चाहिए उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन आज के लिए है तो देखते हैं हम, तो उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि which of the following is true about a solid floating with a part of it in the fluid। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट अ सॉलिड फ्लोटिंग विद अ पार्ट ऑफ इट इन थ्रू द फ्लूइड। मतलब जो हमारा कोई सॉलिड है, जो भी हमारा सॉलिड सब्सटेंस है वो फ्लोट कर रहा है, इट इज फ्लोटिंग इन सम पार्ट, जो हमारे सॉलिड का है वो फ्लोट कर रहा है इन द फ्लूइड। तो क्या कंडीशन होगी? बेसिकली अगर हमारा फ्लोट कंडीशन है तो अब देखते हैं। एक हमारे पास डेंसिटी होगी वाटर की, एक जो हमारी डेंसिटी वो होगी हमारी फ्लूइड की डेंसिटी, और एक तरफ हमारी डेंसिटी होगी जो हमारी सॉलिड, जो हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी। तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है द ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो अगर हमारी जो ओवरऑल डेंसिटी है सॉलिड की, अगर वो ज्यादा है, पहला केस हमारा, केस वन हमारा ये बोल रहा है, केस वन बोल रहा है कि जो सॉलिड की डेंसिटी है वो ज्यादा है फ्लूइड के कंपेयर में, ये फ्लोटिंग की कंडीशन होगी। या फिर दूसरा बोल रहा है कि द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इक्वल्स टू द वेट ऑफ द सॉलिड। तो अगर हम बात करें, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसमें जो सॉलिड की डेंसिटी है वो ज्यादा होगी इन कंपेयर टू फ्लूइड की डेंसिटी के कंपेयर में। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जो हमारा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, इक्वल्स टू द वेट ऑफ द सॉलिड। तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों करेक्ट है, हमें ये बताना है। तो जो पहला स्टेटमेंट हमारा वो कह रहा है कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है फ्लूइड की डेंसिटी। तो इस केस में हमारी जो सॉलिड है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाता है, वो हमारा फ्लोट नहीं करता। इसमें क्या होगा कि वो जो डूब जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो वाटर की डेंसिटी या जो भी हमारा फ्लूइड है, हमने उस ऑब्जेक्ट को पुट किया, अगर उसकी डेंसिटी, जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वो ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा, वो फ्लोट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे को साफ साफ दे रखा है कि वो फ्लोट कर रहा है। तो फ्लोट करने के लिए बेसिकली आपको क्या देखना पड़ेगा? फ्लोट की कंडीशन कब आती है? फ्लोट की कंडीशन हमारी तब आएगी जब हमारी डेंसिटी जो है फ्लूइड की, जो हमारी डेंसिटी है फ्लूइड की वो ज्यादा हो, हमारे जो ऑब्जेक्ट है, जो सॉलिड है, हमारा सॉलिड है, उसकी डेंसिटी से ज्यादा हो तो फ्लोट होने लगेगा, कंडीशन में फ्लोट होगा। और जो अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, वो बोल रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट है और जो हमारा डिस्प्लेस्ड हुआ है फ्लूइड, जो हमने ऑब्जेक्ट को वाटर में इमर्ज कराया, और जितना फ्लूइड हमारा, जितना वेट हमारा डिस्प्लेस हुआ है उतना ही वेट हमारा सॉलिड का होगा जितना हमारा उसके अंदर डिस्प्लेस हुआ है। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है, इसको वैसे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। इस प्रिंसिपल को कहा जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। इसलिए ओनली टू विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओनली टू विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रिंसिपल को हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमंग द लिस्टेड टेस्ट ऑन बिटुमेन बाइंडर्स। तो बिटुमेन बाइंडर्स पे जो टेस्ट हमें गिवन है, आइडेंटिफाई द टेस्ट व्हिच कैन नॉट बी एज अ मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिनस बाइंडर। तो बिटुमिनस बाइंडर के कंसिस्टेंसी के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट यूज किया जा सकता? तो हमारे ऑप्शन है फ्लैश एंड फायर पॉइंट, फ्लूरल विस्कोसिटी टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट एंड सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। तो अगर हम बात करते हैं, जो हमारा कंसिस्टेंसी पता करा जाता है हमारा बिटुमिन का, उसके लिए देखिए सबसे पहली बात अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी की, तो बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्ट यूज किया जाता है, विस्कोसिटी टेस्ट यूज किया जाता है। तो ये दोनों तो बिल्कुल हमारा यूज किया जाता है। पूछ रहा है कैन नॉट, तो जो हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट है वो बेसिकली ये पता करने के लिए यूज किया जाता है जो टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे वो सॉफ्ट हो रहा है। तो इनडायरेक्टली हम इससे भी कंसिस्टेंसी पता कर सकते हैं। लेकिन जो फ्लैश एंड फायर टेस्ट है उससे हम कंसिस्टेंसी पता कर सकते हैं विटामिन की। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इससे हम कंसिस्टेंसी को मेजर नहीं कर सकते। वहीं पे फ्लैश एंड फायर टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, फ्लैश एंड फायर टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? फ्लैश हमारा फ्लैश पॉइंट या फ्लैश पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जिसमें जो हमारा बिटुमिन है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वेपर पे कन्वर्ट होने लगता है। तो जो जिस टेम्परेचर पे हमारा बिटुमिन वेपर रिलीज करने लगता है, उसमें से वेपर आने लगते हैं, उस टेम्परेचर को हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। और उस टेम्परेचर के बाद जो लोएस्ट टेम्परेचर पे हमारा जो मटेरियल है वो फायर को कैच कर लेता है, फायर को कैच कर लेता है, उस पॉइंट को हम फायर पॉइंट बोलते हैं। फायर पॉइंट एंड फ्लैश पॉइंट जो है हमारा कंसिस्टेंसी, जो बिटुमिन का कंसिस्टेंसी को पता करने के लिए यूज नहीं किया जाता। लेकिन आपको अब कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट होता है ये किस एपरेटस के थ्रू किया जाता है, जो हमारा पेनिट्रेशन टेस्ट होता है ये किस एपरेटस में किया जाता है। दोनों के एपरेटस का नाम बताना है, क्योंकि ये भी हमारे मैचिंग में बिटुमिन से बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट में पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि टेप विच इज कॉमनली प्रिफर्ड फॉर द वर्क विच नीड हाईएस्ट प्रिसिजन इन द मेजरमेंट ऑफ बेस लाइन इन ट्रायंगुलेशन इज कॉल्ड डैश टेप। तो ऐसा टेप जो हाईएस्ट प्रिसिजन के लिए यूज किया जाता हो उस टेप को हम क्या कहते हैं? क्या लिनन टेप हो गया, या फिर हमारा मेट्रिक स्टील टेप, या फिर हमारा सिंथेटिक टेप, या फिर इनवार टेप। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा लिनन टेप हो गया या फिर जो हमारा क्लॉथ टेप हो गया, ये सब तो हमारे एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए यूज नहीं किया जाता, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से, डैम्पनेस की वजह से स्ट्रेच देखने को मिलती है, या फिर हमारा ज्यादा स्ट्रेच होने की वजह से उसमें लेंथ है उसमें ऑल्टरनेशन देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये जो है हमारा, ये तो हमारा एक्यूरेसी के लिए किया जाता है। वहीं पे हम मेटेलिक की बात करें तो मेटेलिक क्या है? मेटेलिक में भी आपको जो है इतना ज्यादा एक्यूरेसी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, हम इसे यूज करते हैं लेकिन हम ये अच्छी लेवल की एक्यूरेसी नहीं देखने को मिलती। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो मेटेलिक टेप में भी हमें कुछ चेंज देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो हमारा इनवार टेप है, अगर इनवार टेप की बात की जाए तो इनवार टेप हमारा हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रिसीजन शो करता है। तो ये जो है हमारा इनवार टेप जिसपे हम टिक करें और इस क्वेश्चन का आंसर भी वही होगा। तो इनवार टेप विल बी द फॉर द हाईएस्ट प्रिसीजन। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर इसमें पूछा जाए तो ये बेसिकली एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 36% निकल देखने को मिलता है आपको। 36 आपको निकल देखने को मिलेगा और 64% आपको स्टील देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इनवार टेप से पूछा जाता है। 64% आपको स्टील देखने को मिलेगा, 36% आपको निकल देखने को मिलेगा, और ये आपका इनवार टेप है जिसे बोला जाता है हाईएस्ट प्रिसीजन हमें टेप से मिलता है। पहले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ कैप्लान टरबाइन। तो कैप्लान टरबाइन के केस में हमें स्टेटमेंट सही पता करना है कि क्या ये एक्सियल फ्लो टरबाइन है, या फिर हाई हेड मिक्स्ड फ्लो टरबाइन है, आउटफ्लो रिएक्शन टरबाइन है, या फिर इम्पल्स इनवर्ट फ्लो टरबाइन है। तो इनमें से कौन सा टरबाइन है ये कैप्लान टरबाइन, हमें ये पता करना है। चल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं जो टरबाइन के लिए। टरबाइन की बात की जाए तो बेसिकली जो हमारा टरबाइन है वो क्या करता है, वो हमारे जो हाइड्रोलिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। 3 फेमस एग्जाम्पल है जो टरबाइन के, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है हमारा पेल्टन टरबाइन, एक हमारा फ्रांसिस टरबाइन है, और एक हमारा कैप्लान टरबाइन है। एक है हमारा कैप्लान टरबाइन। अगर पेल्टन की बात करें, पेल्टन टरबाइन की बात करें तो ये हमारा इम्पल्स टरबाइन है, ये हमारा इम्पल्स टरबाइन है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं फ्रांसिस और कैप्लान की तो ये हमारा रिएक्शन टरबाइन है, ये हमारा बेसिक रिएक्शन टरबाइन है। तो इम्पल्स में क्या है कि हमारी जो टरबाइन है यहाँ पर हमारा काइनेटिक एनर्जी यूज की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन टरबाइन है वहां पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को यूज किया जाता है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो हमारा टरबाइन है पेल्टन टरबाइन, ये हाई हेड पे काम करता है। अगर हम इसकी बात करें जो हमारा पेल्टन टरबाइन है ये हाई हेड पे काम करता है, हाई हेड की जरूरत पड़ती है। वेल वहीं पे फ्रांसिस की बात करते हैं सेम हेड चाहिए, और हमारा जो कैप्लान टरबाइन है वो हमारा लो हेड पे भी काम करता है, और यहाँ पर लो हेड में हमें हाई डिस्चार्ज देखने को मिलता है। लो हेड में भी हमें हाई डिस्चार्ज देखने को मिलता है, यहाँ पर मीडियम डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। हाई हेड पे भी हमें लो डिस्चार्ज देखने को मिलता है। ये हमारे डिस्चार्ज की कहानी है, लो डिस्चार्ज देखने को मिलता है। अगर पेल्टन की बात करें, जो पेल्टन टरबाइन है उसमें हमें जो फ्लो देखने को मिलता है वो हमारा टेंजेंशियल फ्लो देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं फ्रांसिस की, तो फ्रांसिस में हमारा रेडियल फ्लो देखने को मिलता है, और जो कैप्लान है वहां पर हमें एक्सियल फ्लो देखने को मिलता है, एक्सियल फ्लो देखने को मिलता है। यही फ्लो पूछा गया है कि हमारे कैप्लान टरबाइन में आपको किस तरीके का फ्लो देखने को मिलेगा, तो वो पूछ रहा है तो एक्सियल फ्लो देखने को मिलता है। इस वजह से हमारा ये वाला ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सियल फ्लो देखने को मिलता है हमारा कैप्लान टरबाइन में। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट कि व्हेन द रिजर्वॉयर इज फुल, तो हमारा रिजर्वॉयर है जब वो फुल होता है तो मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स हमें ग्रेविटी डैम पे कहाँ देखने को मिलता है? ग्रेविटी डैम में हमें जो कंप्रेसिव फोर्स है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये वाले जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें हमारा बेसिकली अगर हम कुछ चीजें समझ ले, एक होता है हमारा टेंशन फोर्स, एक हमारा टेंसाइल फोर्स लगेगा, तो और एक हमारा कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, एक हमारा लगेगा कंप्रेसिव फोर्स। अगर हम इसकी बात करें तो एक हमारा क्या होगा, एक कंडीशन क्या होगी जब हमारा डैम एम्प्टी है, और एक कंडीशन क्या होगी हमारी, एक कंडीशन होगी जब हमारा फुल रिजर्वॉयर है, मतलब जो हमारा रिजर्वॉयर है एम्प्टी है एक कंडीशन, एक जब हमारा रिजर्वॉयर फुल है। जब हमारा एम्प्टी है, जब हमारा रिजर्वॉयर एम्प्टी है तो हमारा जो टेंसाइल फोर्स है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स हमें कहाँ देखने को मिलता है? टो पे। और फिर हमारा कंप्रेसिव फोर्स ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा? हील पे। उसी तरीके से जो हमारी ग्रेविटी डैम है जब हमारा वो फुल होगा, रिजर्वॉयर हमारा फुल होगा, तो हमें सबसे ज्यादा टेंसाइल फोर्स कहाँ पे देखने को मिलेगा? फोर्स हमारा हील पे देखने को मिलेगा, और फुल रिजर्वॉयर के केस में हमें सबसे ज्यादा कंप्रेसिव फोर्स हमें टो पे देखने को मिलेगा। तो आज का जो क्वेश्चन है, जिसमें अभी का क्वेश्चन जो है, ये अगर आप टेबल याद रखोगे तो ये कोई भी कंडीशन आ जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अभी जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि जो आपका रिजर्वॉयर है फुल है, मतलब इस कंडीशन की तरफ चलना है हमें,
और वो बोल रहा है मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स पता करना है, मतलब ये पता करना है। तो फुल कंडीशन और कंप्रेसिव मतलब टो पे, एट द टो पे हमारा मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स देखने को मिलेगा जब हमारा रिजर्वॉयर फुल है। इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसी तरीके से हो सकता है कि क्वेश्चन ने पूछ रहा था मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स कब देखने को मिलेगा, जब हमारा फुल है तो हील हो जाता है, अगर एम्प्टी है तो टो हो जाता है। इस तरीके से कंडीशन हमारी वेराई कर सकती है। तो अगर ये टेबल याद रहेगी तो हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्ले लेयर 10 मीटर थिक। तो हमें हमें दे रखा है, थिकनेस दे रखी है वो 10 मीटर है। इन द फील्ड टेक्स 400 डेज। तो उसने डेज कितने लिए, 400 डेज लिए टू अटेन 50% कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन हमें कितना देखने को मिल रहा है, 50% का कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। कंडीशन क्या है हमारी, डबल ड्रेनेज। तो एक कंडीशन होती है, सपोज ये हमारा सॉइल सैंपल है, तो डबल ड्रेनेज में क्या होगा, डबल ड्रेनेज में क्या होगा, ऊपर यहाँ से भी इधर भी मूव कर रहे हैं और इधर भी पार्टिकल मूव कर रहे हैं। मतलब अगर मेरी ये हाइट पूरी h है तो अब मैं यहाँ पे डबल ड्रेनेज में h/2 लूंगी। ये डबल ड्रेनेज की कहानी होती है। वही सेम लेयर में जब हमने बीच में हार्ड रॉक लगा दिया, हार्ड रॉक पे अंडरलेन कर दिया, मतलब ये क्या हो गया, अब ये हमारा सिंगल ड्रेनेज को कन्वर्ट हो गया, सिंगल ड्रेन में कन्वर्ट हो गया। कंडीशन हमारा सिंगल ड्रेन हो गया, मतलब d इज इक्वल टू h के बराबर हो गया। और टाइम हमारा कितना लग रहा है, 50% ही हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, टाइम निकालना है हमें। तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगता है, टीवी इज इक्वल टू CV/T/d², हमें ये देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे टीवी जो है वो डायरेक्टली हमारा किस पे डिपेंड करता है, हमारा कंसोलिडेशन पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पे, जो कि यू की वैल्यू है। यू हो हमारा परसेंट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी 50%, यहाँ भी 50%। इसका मतलब यू सेम होगा तो टीवी की वैल्यू मेरी सेम हो जाएगी। तो मुझे यहाँ से क्या डायरेक्टली मिला, टी इज इक्वल्स टू d² के बराबर। मैं इसी इक्वेशन को यूज करूंगी और आराम से सॉल्व करूंगी। तो अगर T1/T2 करूं, T1/T2 करूं इज इक्वल्स टू D1² फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और पुट करेंगे। तो अगर हम इसकी तरफ चलें, जो हमारा कह रहा है T1/T2 इज इक्वल्स टू D1²/D2²। तो अब इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं तो T1 की बात करते हैं। यहाँ पर T1 कितना हमें गिवन है, T1 हमको दे रखा था 400 डेज। अगर T1 की बात करें तो वो 400 डेज दे रखा था जब मेरा बोथ डायरेक्शन में ड्रेनेज हो रहा था। मतलब मेरा D की वैल्यू क्या हो जाएगी, h/2, और h मेरा क्या था 10 मीटर, मतलब 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ये तो मेरी D1 की वैल्यू निकल के आएगी, D1 की वैल्यू निकल गई। T2 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, क्वेश्चन में ये तो फाइंड करना है। जब D2 मेरा क्या है, h के बराबर ही है, क्योंकि अब हमारा रॉक नीचे ले कर दिया तो 10 मीटर हमारा D2 की वैल्यू। तो मतलब 400/T2, 400/T2, और D1 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर। अब बस कुछ नहीं करना, T2 को यहाँ रखना है, T2 को यहाँ रखना है, और हमारा यहाँ पे 400 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, और नीचे हमारा आ जाएगा 5 इंटू 5। तो बस फटाफट से इसको कैंसिल कर दो, ये 2 टाइम्स गया, ये भी 2 टाइम्स गया, 4 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 16, और 0 0 आ जाएगा, मतलब 1600 डेज हमारा आंसर आ गया। तो T2 मतलब जब मेरा सिंगल ड्रेनेज हो जाएगा तो मुझे 1600 डेज लगेंगे उतना ही कंसोलिडेशन को पाने में। तो 1600 हमारा देखते हैं क्या कोई ऑप्शन हमें गिवन है, तो 1600 बिल्कुल ये हमारा जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है हमारा 100 के बगल में बी ऑप्शन मांग लेते हैं। तो बी ऑप्शन जो है हमारा 16 डेज विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। तो स्टील होगा हमारा, यहाँ पर जो हमें स्ट्रेस दे रखा है वो 130 मेगा पास्कल, मतलब 130 न्यूटन पर mm²। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इन अ वाटर टैंक, वाटर टैंक की डायमीटर हमें दे रखी है 1.3 मीटर, तो हमें डायमीटर दे रखा है 1.3 मीटर, विच इज डिजाइन टू रेजिस्ट डायरेक्ट टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स हमें दे रखा है 260 किलो न्यूटन पर मीटर विड्थ। तो हमारे को हमें टेंसाइल फोर्स भी गिवन है, एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील फाइंड करना है पर मीटर के लिए। तो हम इसको पर मीटर को चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मुझे पता है स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है हमारा जो फोर्स है या फिर जो हमारा फोर्स लग रहा है रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। मुझे एरिया ही फाइंड करना है, तो यहाँ से एरिया का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। एरिया जो हो जाएगा हमारा फोर्स अपॉन जो हमें परमिसिबल स्ट्रेस है, जो परमिसिबल स्ट्रेस है हमारा, इसको अगर हम डिवाइड कर दें फोर्स को और इसको, तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो अगर फोर्स की बात करें तो वो हमें 260 इंटू 10⁻³ न्यूटन दे रखा है। फोर्स हमारा हो जाएगा 260 इंटू 10⁻³ न्यूटन। वहीं पे सिग्मा एसटी की बात करते हो जाएगा मेरा 130
न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। अभी अगर यहाँ पे कैंसिल करें तो ये हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स गया, क्योंकि 13 2 जा 26 होता है, 0 से 0 कैंसिल, तो 2 टाइम्स गया हमारा, लेकिन 10⁻³ भी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2000, 2000 mm स्क्वायर पर मीटर, ये मेरा आंसर आ गया। इसका मतलब मेरा सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो बिल्कुल सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। 2000 मीटर, 2000 mm स्क्वायर पर मीटर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ स्प्लिट द स्पीड ऑफ द मेन लाइन ऑफ बीजी ट्रैक इज 45 किलोमीटर पर आवर। तो जो बीजी ट्रैक है मेरा ब्रॉड गेज ट्रैक होता है। तो ब्रॉड गेज ट्रैक में जो हमारा ब्रॉड गेज ट्रैक है के बीच का आपको गेज बताना है कितना होता है, तो वो हमारा 45 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। इक्विलिब्रियम कांट जो है हमारा, इक्विलिब्रियम कांट रिक्वायर्ड दे रखा है हमें 7.78 सेंटीमीटर। इफ द कैंट डेफिशिएंसी अलाउड इज 7.5 सेंटीमीटर, तो डेफिशिएंसी हमें दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर, कैंट रिक्वायर्ड कितना है 7.78। मुझे एक्चुअल कैंट की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान देना है। जब यहाँ पर आप पढ़ लोगे एक्चुअल कैंट निकालना है, फटाफट से फॉर्मूला पुट करोगे और आराम से निकाल दोगे। लेकिन मेन सोचने वाली बात, देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर वो बोल रहा है ब्रांच लाइन के लिए निकालो, और हमें पूरी कहानी किसके लिए दे रखी है, मेन लाइन के लिए दे रखी है, लेकिन पूछ किसके लिए रहा है, वो ब्रांच लाइन के लिए पूछ रहा है। तो जो भी हम निकालेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रांच लाइन के लिए उसको जो भी साइन आएगा उसका अपोजिट साइन के संग आंसर को ले लेंगे। तो अब हम अगर सॉल्व करें तो बेसिकली हमें ये बात पता है, जो हमारा कैंट प्रोवाइड करना होता है, जो हमारे कैंट प्रोवाइड करना होता है मेन लाइन पे, जो कैंट प्रोवाइड करना है, कैंट प्रोवाइड ऑन मेन लाइन पे जो करना है मुझे कैंट प्रोवाइड, मेन लाइन पे जो मुझे कैंट प्रोवाइड करना है वो क्या हो जाएगा मेरा, वो होगा जो हमारा कैंट इक्विलिब्रियम में है, जो कैंट इक्विलिब्रियम में है माइनस जो मेरा कैंट अलाउ किया गया है डेफिशिएंसी कह लो। तो कैंट डेफिशिएंसी और कैंट इक्विलिब्रियम को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कैंट एफिशिएंसी और जो हमारा इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमें गिवन है इसको पुट कर देंगे, 7.78 माइनस 7.5, और जब इसको हमने पुट किया माइनस किया तो ये आप कैलसी से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा 0.28 सेंटीमीटर। ये तो मेरा मेन लाइन के लिए निकल के आया, लेकिन ये सारी कहानी क्या हो गई, आप हो सकता है ये प्लस में आ गए, ये वाला ऑप्शन लगा लेते, बी ऑप्शन लगा लेते, लेकिन बी ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि किसके लिए गिवन है, ये मेरे को गिवन है मेन लाइन के लिए, और क्वेश्चन में किसके लिए पूछा गया है, ब्रांच लाइन के लिए। जो भी मेरा आंसर आएगा, जो भी मेरा आंसर आएगा ब्रांच लाइन के लिए वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, माइनस 0.8 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच एवरी कोर्स कंटेन बोथ हेडर एंड स्ट्रेचर कॉल्ड। तो दोनों में आपको हेडर और स्ट्रेचर देखने को मिल रहा है, हेडर स्ट्रेचर दोनों में देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके के बॉन्ड को क्या कहा जाता है, तो इस तरीके के बॉन्ड को हम कहते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। इस तरीके के बॉन्ड को हम कहते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। अगर हम ब्रिक की बात करें तो ब्रिक है ये हमारी, अगर ब्रिक की बात की जाती है तो ब्रिक का हमारा एक तो होता है नॉमिनल साइज, एक होता है हमारा नॉमिनल साइज और एक होता है हमारा मॉड्यूलर साइज। तो दोनों की वैल्यू आपको हमारे चैट बॉक्स में बतानी है। अगर हमारा हमारा जो ब्रिक है उसकी नॉमिनल साइज क्या होती है, उसकी मॉड्यूलर साइज क्या होती है। अब अगर हम बात करते हैं इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, एक जगह आपको हेडर देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको स्ट्रेचर दूं, इसको अगर स्ट्रेचर देती हूँ तो फिर ये क्या है आपको ईच कोर्स में, यहाँ पर क्या हुआ, एवरी कोर्स कंटेन बोथ हेडर एंड स्ट्रेचर। यहाँ पे लेकिन आपको क्या है, एक पूरी कोर्स आपको स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर, फिर आपको यहाँ पर हेडर 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 इस तरीके से देखना होगा। लेकिन जो हमारा फ्लेमिश बॉन्ड होता है, जो फ्लेमिश बॉन्ड की अगर हम बात करें, फ्लेमिश बॉन्ड की कहानी थी, फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होगा, एक ही लाइन में आपको एक बार स्ट्रेचर देखने को मिलेगा, एक बार हेडर देखने को मिलेगा, एक बार स्ट्रेचर देखने को मिलेगा, एक बार हेडर देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको कहानी देखने को मिलेगी। ये हमारा कौन सा हो जाता है, फ्लेमिश बॉन्ड। वहीं पे हम बात करते हैं, एक होता है हमारा सिर्फ स्ट्रेचर बॉन्ड। जो मेरा स्ट्रेचर है बेसिकली क्या है, ये मेरी जो ब्रिक है ये मेरी यहाँ से फ्रंट व्यू से, लेकिन अगर मैं इस वाले जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है इसकी बात करूँ तो ये मेरा स्ट्रेचर होता है, स्ट्रेचर है ये। और अगर हम इसकी बात करते हैं, इस तरीके के अंदर की तरफ बात करेंगे, जब हम ब्रिक को अंदर की तरफ लेंगे, मेरे सामने का पोर्शन क्या बन जाएगा,
हेडर पड़ जाता है, ये हो जाता है मेरा हेडर, और ऊपर की लेंथ को भी आप चेक कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में, फ्रॉग जो होता है, जो हम फ्रॉग प्रोवाइड करते हैं अपने ब्रिक पे, फ्रॉग हम प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉग प्रोवाइड करते हैं, एक तो नाम लिखने के लिए, मैन्युफैक्चर का नाम लिखने के लिए, दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रॉग को प्रोवाइड किया जाता है शेयर की प्रोवाइड करने के लिए। तो लेकिन क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, एक तो नॉमिनल साइज का साइज बताना है आपको, मॉडुलर साइज ब्रिक का साइज बताना है, और फ्रॉग के भी साइज का साइज बताना है कि फ्रॉग जो हम ब्रिक में प्रोवाइड करते हैं उसका साइज क्या होता है। वेल, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर इन सर्वेइंग। सर्वेइंग में इनमें से कौन सा एरर नहीं है? नेचुरल एरर, पर्सनल एरर, आर्बिटरी एरर और हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो अगर हम बात करते हैं तो इनमें से हमारा आर्बिटरी एरर नाम का कोई भी एरर नहीं होता, आर्बिटरी एरर नाम का कोई एरर नहीं होता। नेचुरल एरर होता है, नेचुरल एरर हो जाता है कि हवा तेज चल गई या फिर कुछ भी हमारा टेम्परेचर में चेंज देखने को मिल रहा है, तो ये सब नेचुरल एरर में काउंट होते हैं। वहीं पे पर्सनल एरर क्या हो गया कि जो जो हमारा जो भी परफॉर्म कर रहा है सर्वेइंग, ये जो टास्क परफॉर्म कर रहा है उसके वजह से कोई भी हमें एरर देखने को मिलता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पर्सनल एरर हो जाएगा, जिसमें पर्सनल एरर को भी हम आगे फर्दर क्लासिफाई करते हैं। एक हो जाता है हमारा कंपनसेटिंग एरर, एक हो जाता है हमारा कंपनसेटिंग एरर, और एक हो जाता है हमारा क्यूमुलेटिव, जो कि आगे और बढ़ता रहेगा, वो हो जाता है हमारा क्यूमुलेटिव एरर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, एरर हो गया, नेचुरल एरर हो गया। एक हो जाता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिसमें इंस्ट्रूमेंट में कुछ कमी हो, कुछ हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है चेन में डिफेक्ट आ गया, टेप में डिफेक्ट आ गया, ज्यादा लंबे हैं ज्यादा छोटे, तो ये सब क्या है? हमारे इंस्ट्रूमेंट एरर में आ गया। लेकिन आर्बिट्री एरर जैसा कोई एरर हमें देखने को नहीं मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो कॉन्टूर से रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि टू contour line of different elevation can cross each other in the case of overhanging cliff। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। ओवरहैंगिंग क्लिफ हो या फिर हमारा वर्टिकल क्लिफ हो, तो इस केस में आपको जो हमारा कॉन्टूर लाइंस होती है वो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दिखती हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की, जनरली द कॉन्टूर लाइन डज नॉट क्रॉस वैली और अ रिज लाइन एट द राइट एंगल। तो ये बात बोल रहा है कि हमें कॉन्टूर एंगल में जो रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है। पहली बात तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो बोल रहा है कि जो हमारी वैली और रिज लाइन पे जो कॉन्टूर लाइंस होती है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं राइट एंगल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया, स्टेटमेंट गलत है। वेल, अगले क्वेश्चन की बात करते तो स्टेटमेंट पहला सही था, दूसरा गलत है। और तीसरे की देखते हैं, अ कंटूर लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इज एट द राइट एंगल टू द लाइन ऑफ द मैक्सिमम स्लोप एट दैट पॉइंट। तो बिल्कुल करेक्ट बात है। जब हमारा कंटूर लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो वो राइट एंगल का बनाता है, बिल्कुल सही बात है। ये इन्होंने बोला था डू नॉट क्रॉस एंड डू नॉट फॉर्म राइट एंगल, जबकि जो लाइन है हमारा पास कर रहा है तो वो राइट एंगल फॉर्म करता है, राइट एंगल फॉर्म करता है स्लोप के कंपैरिजन में। तो जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है S2 जो है हमारा, वो रॉन्ग स्टेटमेंट में काउंट होगा। यहाँ पे कंटूर की बात की जाए तो कंटूर क्या है? कंटूर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ग्राउंड सरफेस पे हम बनाते हैं इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को ज्वाइन करके। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है कि जो कॉन्टूर है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि जो एक ग्राउंड सरफेस पे इक्वल एलिवेशन के पॉइंट प्रेजेंट होंगे तो उनको ज्वाइन करके बनाया जाता है। अगर कॉन्टूर की बात करते हैं तो कॉन्टूर में जो हमारा कॉन्टूर है वो रिज लाइन के अकॉर्डिंग बनाता है, तो वो दोनों साइड को इरिगेट करता है। अगर और दोनों साइड को इरिगेट करता है, इस पॉइंट को हम रिज लाइन बोलते हैं, वाटर शेड कंटूर भी बोलते हैं। वहीं पे एक और हमारा हो जाता है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा कॉन्टूर्स है, अगर कॉन्टूर्स को हमने ड्रॉ किया और इनसाइड इनवर्ड डायरेक्शन में हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो हिल को शो करता है, अगर वो इनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। वहीं पे अगर वो हमारी इनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो वो हमारा वैली को शो करता है। वैसे कॉन्टूर लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन ओवर हैंगिंग क्लिफ का जो है कंडीशन है वो हमारा, तो ओवर के हैंगिंग क्लिफ होती है हमारी, वो कंडीशन हमारी मतलब एक्सेप्शन है। तो वहां पर हमारी कॉन्टूर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए दिखती है। चल वहीं पे अगर हम बात करते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है कि इंटरवल में, तो वो हमारा यूनिफॉर्म प्लेन को शो करता है, यूनिफॉर्म प्लेन को शो करता है। वेल, वहीं पे अगर हम बात करें और कॉन्टूर लाइन के बारे में डिस्कस करें तो कॉन्टूर लाइन आपको बेसिकली क्या देखने को मिलेगा? कॉन्टूर लाइन आपको जो रिज लाइन होती है, जो वैली लाइन होती है, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हुए आपको दिखेंगे। ये कुछ जो पॉइंट्स है वो कॉन्टूर लाइन के बारे में डिस्कस किया गया है। आई होप जो आज हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों को मजा आया होगा। किस और टॉपिक पे हम क्वेश्चंस को ला सकते हैं ये बताइएगा।
किस टॉपिक पे हम वीडियो बना सकते हैं ये जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।